आप सभी को अपने YouTube चैनल सुधीर सिंह ऑफिशियल 8825 पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पिछले लेक्चर में यह बताया गया था, जो काफ़ी जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए भी यह सूचना दिया गया था कि आपको प्रत्येक रविवार को एक वीडियो अपलोड होगा। लेकिन बाबू लोग समय की व्यस्तता के कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब से आप लोगों का आगे कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। सिर्फ एक वीक और थोड़ा समय का थोड़ा समस्या है, इसके बाद आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। क्लास बेहतरीन बहुत मज़े ढंग में चलेंगे। यह मशीन है, मशीन के सामने हंसना, मशीन के आप लोगों को ऐसा कभी नहीं फील होगा कि हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। बहुत मज़ेदार के साथ यह क्लास आप लोगों को कराया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क। हाँ, यह जो क्लास होंगे वो प्रश्नोत्तर के होंगे। यह क्लास 10th के ही है। 10th में जो लोग 10th का तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हो, उनसे खास नम्र निवेदन है कि आप SST पोर्शन को पढ़ें। लेकिन इस वीडियो से, इस एप्लीकेशन, इस चैनल पे आप SST वीडियो को काफ़ी खास बेहतर ढंग से क्वेश्चन आंसर को सुने, लिखें और अब लिखने का प्रयास करें, अभ्यास करें। आप लोगों को जैसे ही एक लेसन कंप्लीट होगा, उसके बाद आप लोगों को एक लेक्चर के बाद ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें सब्जेक्टिव टेस्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। उसमें हम अपने हाथों से कॉपी को चेक करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, इंग्लिश का भी कुछ लेक्चर, कुछ वीडियो इंग्लिश का भी आप लोग को इस पे अवेलेबल होगा। ऐसे हम व्यवस्था में आप लोग को लगे हुए हैं, आप जहाँ कहीं भी पढ़े हैं। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान दें कि यहाँ पे भी जो वीडियो मिले उस चीज़ को आप बेहतर ढंग से करें। आप अगर कहीं नहीं भी पढ़ते हो तो इस पर जितने भी वीडियो अपलोड होंगे आपके लिए 60% से पास करने के लिए एबव होंगे, इसमें नो डाउट, किसी तरह की कोई संकोच नहीं होगी। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आप मोटिवेट होकर पढ़ें। बाबू पढ़ो, मेहनत करो, तुम अच्छे परसेंट से पास करो। 60% के लिए तुम नहीं आए हो, और ऐसा नहीं है कि इस वीडियो से 60% तुम, ये तो एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए होगा जो परसेंटेज डिवीजन को पक्का करेगा। इस पे मैथ का भी वीडियो। हाँ, साइंस में एक सूचना आप लोग को दे देते हैं, साइंस में केमिस्ट्री खुद हम इस पर लेक्चर आप लोग को देंगे, जो पढ़ लीजिएगा इनफ होगा। पॉलिटेक्निक के लिए, ITI के लिए, जो बच्चे पॉलिटेक्निक करेंगे, ITI करेंगे, उनके लिए यह बहुत अच्छा रहेगा, लाभकारी सिद्ध होगा। और आप लोग के आसपास इर्द गिर्द जो भी लोग इस बार 12th का एग्ज़ाम दिए हैं या 12th का एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं, उनके लिए जो वीडियो अपलोड होगा वो वीडियो उन तक शेयर कर दीजिएगा। या बिहार पुलिस का तैयारी करें, बिहार पुलिस का भी फॉर्म आने वाला है, बिहार पुलिस तैयारी करें, रेलवे तैयारी करें, SSC तैयारी करें, या अदर कोई भी, या दरोगा तैयारी करें, या ऑल स्टेट PCS कोई भी तैयारी करें, आप उस चीज़ को पढ़ें। उससे आपका सफिशियंट क्वेश्चन रहेगा, या आपका तैयारी को और भरपूर मददगार मिलेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, आज हम सीरीज को पूरा करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद है क्या, उसमें क्वेश्चन आंसर। हाँ, लेक्चर क्लास कुछ लोगों को जो समझ में नहीं आए वो आप कमेंट में भेज सकते हैं, यहाँ समस्या है, ये समस्या है, आप लोग को सुधारा जाएगा, इसमें नो डाउट। और पिछले लेक्चर क्लास भी होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए भी। देखिए, हाल जो आपका मैट्रिक का एग्जाम पड़ रहा है, उस एग्जाम से क्वेश्चन, किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए आप क्वेश्चन पेपर लीजिए, कि क्वेश्चन पेपर लीजिए और देखिए इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर में इससे संबंधित सवाल है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन पेपर आपका ठीक ठाक हो रहा है तो कभी दिक्कत नहीं होगा। इस बार एग्जाम में भी देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग इतिहास शुरू करेंगे, आगे की कड़ी को बढ़ाएंगे और क्वेश्चन आंसर देखने का प्रयास करेंगे। पिछले क्लास में इटली एकीकरण हो चुका था, और जैसे ही बाबू लोग यह खत्म होगा इस सीरीज जैसे ही, तो यह आप लोग को फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आएंगे कि हर चैप्टर को एक एक कहानी कर दें। कहानी में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपका सभी समस्या कंप्लीट हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, समस्या का निराकरण हो जाएगा। ध्यान है। चलिए, अब कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखने का प्रयास करिए।
जर्मन एकीकरण का वर्णन करें। हाँ, यह मानकर चल रहे होंगे कि आप लोग सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। लाइव क्लास का अभी थोड़ा सा समस्या है, इसके बाद संसाधन का अभाव, उसके बाद बहुत जल्द होगा। हाँ, अपने दोस्तों तक, भाई बहन, टोला मोहल्ला, गांव घर, आस पड़ोस जितना भी है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। क्वेश्चन लिखिएगा, जर्मन के एकीकरण का वर्णन करें, या इसी क्वेश्चन का, या जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का वर्णन करें, या जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का वर्णन करें। और जिन्हीं को लिखने में दिक्कत होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्मार्क के योगदान का वर्णन करें। समय को बचाने के लिए, किलिंग के लिए आप लोग कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ रहता है, इसमें आप परेशान ना हो पाइएगा। ऐसा लिखिए, जर्मन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। जर्मन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। इसका एकीकरण करना एक कठिन कार्य था। इसका एकीकरण करना एक कठिन कार्य था। प्रसा के शासक विलियम प्रथम ने प्रसा के शासक विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर बनाया। प्रसा के शासक विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर बनाया। प्रसा का मतलब जर्मनी, समझा देंगे, लिख लीजिए, आगे समझा देंगे, थोड़ा सा हिंट्स आउटलुक दे दिया जाएगा। चांसलर बनाया। पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। बिस्मार्क ने जर्मन के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जर्मन के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। इस नीति के अनुसार वह अपने सैनिक शक्ति को काफी बढ़ाया। इस नीति के अनुसार वह अपने सैनिक शक्ति को काफी बढ़ाया। 1864 ईस्वी में बिस्मार्क ने 1864 ईस्वी में बिस्मार्क ने लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया। डेनमार्क लिखा हुआ है जी। डेनमार्क से युद्ध किया। इस युद्ध में डेनमार्क की हार हुई। इस युद्ध में डेनमार्क की हार हुई।
तथा सेल्सविक पर प्रशा का और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। पुनः पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। बिस्मार्क ने राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर बिस्मार्क ने राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर होल्स्टीन में विद्रोह करवा दिया। होल्स्टीन में विद्रोह करवा दिया तथा ऑस्ट्रिया के सेना को प्रशा से होकर गुजरने पर रोक लगा दिया। तथा ऑस्ट्रिया के सेना को प्रशा से होकर गुजरने पर रोक लगा दिया। इससे 1866 ईस्वी में इसमें 1866 ईस्वी में 1866 ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई और होल्स्टीन पर प्रशा का अधिकार हो गया। और होल्स्टीन पर प्रशा का अधिकार हो गया। पैराग्राफ चेंज कर पुनः लिखिएगा। स्पेन के युवराज के मुद्दे पर स्पेन के युवराज के मुद्दे पर फ्रांस और प्रशा के बीच फ्रांस और प्रशा के बीच 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ। 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। तथा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मन के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। जर्मन के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। जर्मन के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे और सही से लिख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगले प्रश्न लिखिए। जर्मन के एकीकरण में मार्ग के बाधाओं को लिखें। जर्मन एकीकरण के मार्ग के बाधाओं को लिखें। लिखिएगा आंसर। जर्मन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था।
क्या जी, किन्हीं को दिक्कत हो रहा है लिखने में क्या? कुछ लोगों को परेशानी है कि यह हमें, किन्हीं को अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो समझने में लिखने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमारा यह समस्या है। कमेंट देखकर आप लोग का निराकरण किया जाएगा। किसी तरह का कोई डाउट आप लोग को नहीं बचेगा। अगर किसी तरह का कोई समस्या है तो हाँ, किन्हीं को लग रहा होगा कि यह कक्षा ऑनलाइन मोड में नहीं है, लिखने में परेशानी हो रहा है, प्रश्न उत्तर सही लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, इसको चेक कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, पूछताछ कौन करेंगे, ये सभी धीरे धीरे जैसे ही कक्षा जब लगातार चलने लगेगी, आप लोग का ये सभी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, दिक्कत नहीं रहेगा। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, इस कक्षा को आप सिर्फ कंटिन्यू करें, लगेगा कि कहीं भी पढ़ रहे हैं, इससे कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जो भी लोग पढ़ाते हैं, हम ऐसा नहीं कि हम किन्हीं को बुराई करने आए हैं कि वो क्या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, कोचिंग संस्थान है, हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है। आप बेहिचक इस चीज़ को, हमें किसी चीज़ का प्रचार नहीं करना, भ्रामक प्रचार नहीं करना है। आप अपने भाई बहन से पूछें जो हमसे कभी पढ़े हों, जो समय निकाल कर पढ़े हों। हाँ, व्यस्तता में आए, कभी पढ़ा कर चले गए, उसमें थोड़ा सा इधर उधर, चूँकि समय का वो व्यस्तता रहता है, हो सकता है कि उनका कुछ कोर्स हमसे नहीं हो पाया होगा। हाँ, उसमें ऐसा नहीं हुआ कि हम ठेका लिए कि इस चीज़ को हम खत्म करेंगे, खत्म नहीं हुआ। लेकिन जिनको भी पढ़ाए हैं उनसे पूछिए कि पढ़ाने के बाद इनका क्वालिटी क्या था, एजुकेशन क्या ऐसा मिला, क्या स्थिति रहा पढ़ाने के बाद। उनका रिस्पॉन्स यही आएगा कि काश सभी सब्जेक्ट इनसे पढ़ते तो बिहार टॉप कर सकते थे, इसमें नो डाउट। अब तुम लोग जो है बच्चा, तुम लोग अल्टीना भिड़ाते रहते हो ना, कुछ लोग, तुम लोग को अल्टीना है जो काम पीछे काफ़ी खास, अल्टीना के तुम लोग लगाते रहते हो दिमाग। कुछ पढ़ो लिखो, जितने भी तरह के तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन उत्पन्न होंगे सभी का निराकरण यहाँ पे किया जाएगा। सिर्फ आप से यह नम्र निवेदन है, अगर आप पढ़ रहे हैं, लगे कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए आप सोचते हैं, तो आप वीडियो को सिर्फ शेयर कर दें। हाँ, क्वेश्चन लिख लिए होंगे, आंसर लिखिए। जर्मन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था, इसका एकीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सका। इसका एकीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सका। जर्मन का एकीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सका, लिख लिए। फर्स्ट लिखिएगा, जर्मन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। सॉरी, क्या लिख लिए रहे, क्या लिख रहे हैं आप लोग? जर्मन के एकीकरण के मार्ग के बाद है ना, देखिए, जर्मन के एकीकरण के मार्ग के बधाई निम्नलिखित हैं। सॉरी बाबू, सॉरी, जर्मन के एकीकरण के मार्ग के बधाई निम्नलिखित हैं। पहला, जर्मन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। जर्मन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। नेक्स्ट पॉइंट, जर्मन पर फ्रांस और डेनमार्क जैसे युद्ध, जर्मन पर फ्रांस और डेनमार्क जैसे देश का प्रभाव था। जर्मन में प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम, जर्मन में प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम रूढ़िवादी था, जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। चलिए, इतना पार्ट लिख लिए होंगे आप लोग। अब लिख लिए हैं तो इसको थोड़ा सा आउटलुक देने का प्रयास करते हैं। ऐसे लेक्चरल क्लास होगा जो एप्लीकेशन पर होगा, पहले आप लोग को बोल दिया गया था, आप सुन लें, याद कर लें। जिन्हीं को अगर लिख रहे हैं दिक्कत होगा, समस्या होगा, कोई लोग जानते भी हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें शेयर कर दीजिएगा। ऐसे सभी लिंक आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, अगर लिख ले रहे हैं क्वेश्चन को, आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर राइटिंग चेक करके आप लोग को भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा सभी के लिए संभव नहीं है। जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं उनके लिए समस्या, उनके लिए यह समस्या नहीं होगा, वो भेज सकते हैं, उनको चेक कर लिया जाएगा। इसमें आपकी तैयारी में आप लोगों को और थोड़ा सा गति मिलेगा। देखिए, जर्मन जो था, जर्मन पर फ्रांस और डेनमार्क का प्रभाव था।
जो जर्मनी का कब्जा था इसमें। और इस यहाँ का जो राजा था फ्रेडरिक विलियम, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब होता है जो सोचते आ रहा है। रूढ़िवादी करने का मतलब कि अगर मन में किसी के प्रति पहले से भ्रांतियां बैठा लेना कि जाए दो, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो होगा ठीक ही होगा, ये किसी प्रकार का कोई परिवर्तन चाहता ही नहीं था। जैसे कि रूढ़िवादी कहने का मतलब हुआ। पहले हम लोग लिख लेते हैं तो समझने का प्रयास करेंगे। रूढ़िवादी मतलब कि पूर्वजों जैसे किसी के प्रति में पहले से मन को बैठा लेना, पूर्वाग्रह, पूर्व धारणा कि जो चला आ रहा है उसी सिस्टम के अनुसार चलेंगे, हम अपनी तरफ से किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। फ्रांस भी मजबूत था उस समय, डेनमार्क भी। डेनमार्क वहाँ पे दो क्षेत्र को, जर्मन का दो क्षेत्र डेनमार्क कब्जा किए हुए था, एक होस्टिन और एक सेल्सविक और होस्टिन। पहला क्षेत्र था इसका होस्टिन था और दूसरा क्षेत्र था सेल्सविक था। तो होस्टिन और सेल्सविक को तो वहाँ का जो शासक था उसने बिस्मार्क को, प्रसा प्रसा जर्मन को ही बोलते हैं, प्रसा बोलते हैं बाबू, प्रसा प्रसा जर्मन को ही बोलते हैं, ध्यान देना। और चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो प्रसा के शासक था जो बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर बनाया। चांसलर ने कहा कि जब हमको जर्मन को एकीकरण करना है तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाना होगा। रक्त एवं लौह की नीति, लोहा नियत मजबूत होना होगा, रक्त बहाना पड़ेगा, इसमें नो डाउट। तो रक्त एवं लौह की नीति उसने अपनाया। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया, बिस्मार्क ने, लेनिन ने, हिटलर ने, मुसोलिनी ने, तो जो आपका आंसर होगा वो आंसर लगाइएगा। इस चीज़ को काफ़ी खास ध्यान यहाँ से पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलेंगे। इनमें से कौन रूढ़िवादी था, तो रूढ़िवादी ऑप्शन दे देगा। फ्रेडरिक विलियम जो था वो रूढ़िवादी था, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रांस पर आपको और क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे कि हाँ आगे देखा जाएगा, देखिए ना, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो इसमें अब बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति अपनाया 1864 में बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ मिलकर। फ्रांस तो यहाँ पे डेनमार्क कब्जा किए हुए था। अब देखिए 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिला। डेनमार्क तो कब्जा किए हुए था, ऑस्ट्रिया के साथ बिस्मार्क ने 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके बोला कि हम दोनों मिलकर युद्ध करेंगे। अगर दोनों क्षेत्र जीत जाएंगे तो एक पर अधिकार तुम्हारा, एक पर अधिकार मेरा, एक एक क्षेत्र। तो ऑस्ट्रिया कहा कि कौन बड़ी भरी बात है, तुमको हम मदद कर देते हैं, एक क्षेत्र हमारा भी होगा। उसमें इसको ऐसा भावना दिया, बिस्मार्क ने ऐसा भावना दिया। और रक्त एवं लौह की नीति के अनुसार बिस्मार्क ने अपने सैनिक को इतना ज़्यादा ताकतवर बना लिया था, लेकिन चेक करना भी था इसको। तो और इसने ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लिया, ऑस्ट्रिया के साथ फिर भी मिला, ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके 1864 में यह युद्ध किया। और इस युद्ध में डेनमार्क की हार हुई। तो एक पर सेल्सविक पर प्रसा का और होस्टिन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। होस्टिन पर चूंकि ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर यह युद्ध को लड़ा था, तो होस्टिन पर ऑस्ट्रिया का और सेल्सविक पर प्रसा का अधिकार हो गया। अब जब देखिए ध्यान, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, होस्टिन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ। तो जब होस्टिन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ, अब बिस्मार्क ने डेली न्यूज़पेपर में निकालना शुरू किया कि अपने देश में कोई दूसरा देश यदि कब्जा किए, यानी राष्ट्रवाद के भावना को भड़काया, राष्ट्रवाद के भावना को भड़का करके लोगों में विद्रोह करा दिया। और ऑस्ट्रिया के सेना को देखिए काम भी ले लिया और इधर विद्रोह भी करा दिया। जब इससे जीत लिया कुछ दिन के बाद, अब बिस्मार्क कह रहा है डेली न्यूज़पेपर में, डेली लोगों को भड़का रहा है कि अपने देश पर कोई दूसरे देश कब्जा किए हुए उसका गुलाम नहीं रहो। बहुत तरह के बात भड़काया कि अपने आप में सभी देश स्वतंत्र रहो, सभी राज्य स्वतंत्र रहेंगे। तो वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद के भावना का बिस्मार्क ने काफ़ी विकास किया। और देखिए जब यह विकास किया वहाँ विद्रोह भड़का, ऑस्ट्रिया भी प्रसा को बोला कि वहाँ विद्रोह हो रहा है। तो बिस्मार्क ने चालाकी किया कि ऑस्ट्रिया के सेना को प्रसा से होकर गुजरने पर रोक लगा दिया, कहा कि नहीं, इस क्षेत्र से तुम नहीं जा सकते हो।
तो डायरेक्ट कह करके विरोध नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली विरोध कर रहा है। अगर मान लीजिए हम आपको बोले कि आपको इधर से नहीं आना है, इधर से नहीं, आप यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे यह मना नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि हम डायरेक्ट रूप से हम मना थोड़े कर रहे हैं, आप वहाँ कब्जा किए हुए हैं, लेकिन नीचे से आपको अपने ऑस्ट्रिया से होकर, प्रसा से होकर ऑस्ट्रिया का सेना नहीं गुजरेगा, यानी इनडायरेक्ट रूप से यह युद्ध करना चाहता था। तब जब इनडायरेक्ट रूप से युद्ध करना चाह रहा था तो 1866 ईस्वी में, 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच एक युद्ध हुआ, सेडोवा का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा आपसे कि सेडोवा का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। सेडोवा का जो युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच कब हुआ था, 1866 में। सेडोवा के युद्ध में हार किसको हुआ था, ऑस्ट्रिया को। सेडोवा के युद्ध में जीत किसको हुआ, प्रसा को। ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलेगा, जितना ध्यान से सुनिएगा काफी बेस्ट रहेंगे। हाँ, तो यहाँ जब जीत गया, इस चीज को जीता, अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट चल करके बिस्मार्क ने स्पेन के युवराज के मुद्दा पर आगे घेरा। जब स्पेन के युवराज के मुद्दा पर उसने बातों को घेरा तो वहां से एक सेडोन का, एक है सेडोवा का युद्ध जो पहले हुआ ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। अब 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच है। जब स्पेन के युवराज के मुद्दा था उस मुद्दे पर फ्रांस को इसने, प्रसा ने घेरा। जब प्रसा यानी कि जर्मन ने घेरा तो फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ। बाबू पूछेगा कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था, 1870 में। ऑप्शन होगा, बहुत सारे ऑप्शन रहेगा, जैसे पूछेगा सेडोन का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1836, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1870। तो आंसर सही होगा 1870। तो फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई और प्रसा की, इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि। तो फ्रैंकफर्ट के संधि, जर्मन के एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ था, फ्रैंकफर्ट के संधि द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में। अगर पूछेगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, ऑप्शन ए 1836, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1870। तो आंसर होगा 1871। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी बाबू यहीं से निकलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब मानते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब लिखिएगा, छोटा छोटा दो पॉइंट है, क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। क्वेश्चन लिख लिए, सेडोवा के युद्ध का वर्णन करें। अगर लिखने में दिक्कत हो रहा होगा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, सेडोवा के युद्ध का वर्णन करें। लिखिए, लिखिए सेडोवा के युद्ध का वर्णन करें। आंसर लिखिए, सेडोवा के युद्ध 1866 ईस्वी में, सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। थोड़ा सा बोलने में कहीं आज मिस्टेक हुआ होगा, धीरे धीरे आप लोग को बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आप कोऑपरेट करें बाबू लोग। और बहुत मज़ेदार सेक्शन शुरू होगा कहानी के साथ, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। सिर्फ धैर्य रखें, विश्वास करें, थोड़ा सा भी अगर विश्वास हो और धैर्य हो, इसको पढ़ें। और एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम पेपर से किन्हीं का भाई बहन अगल बगल से व्यवस्था करें। क्वेश्चन पेपर देखें कि इससे आ रहा है कि नहीं। 5 अंक आज, 5 से प्लस अंक, 5 या 7 अंक आज के क्लास से और पिछले क्लास से कन्फर्म रहेंगे, निश्चित रहना ही रहना है। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई, लिख लिए बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, सेडोन के युद्ध का वर्णन करें। दोनों इसी से क्वेश्चन निकल रहा है, लेकिन लिखा देते हैं
कि सर ये नहीं छूटा है, नहीं। हाँ, किन्हीं किन्हीं को लग रहा होगा कि जुलाई की क्रांति नहीं लिखा है, जुलाई की क्रांति छूट गया। ध्यान देना, आगे बताएंगे। छूटा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। शिडॉन के युद्ध का वर्णन करें। शिडॉन लिखा हुआ है बाबू, लिखिए, आपको भी कह रहे हैं लिखिए। शिडॉन के युद्ध का वर्णन करें। शिडॉन के युद्ध 1870 ईस्वी में, शिडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ। शिडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। यह युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। यह युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ, या यह युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच लड़ा गया। दोनों एक ही बात है। इस युद्ध के द्वारा एक यूरोपीय शक्ति का अंत, इस युद्ध के द्वारा एक यूरोपीय शक्ति का अंत, यूरोपीय बाबू लिखा हुआ है, तथा दूसरे यूरोपीय शक्ति का उदय हुआ, तथा दूसरे यूरोपीय शक्ति का उदय हुआ। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? सिडोन का युद्ध कब हुआ, ऑब्जेक्टिव पूछ दिए। सिडोवा का युद्ध कब हुआ, ऑब्जेक्टिव पूछ दिए। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिएगा, यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। आंसर लिखिएगा, यूनान का ज्ञान विज्ञान और साहित्य, यूनान का ज्ञान विज्ञान और साहित्य यूरोप के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। यूरोप के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। यूनान पर तुर्की का अधिकार था। यूनान पर तुर्की का अधिकार था। यूनान एक ईसाई देश था। यूनान एक ईसाई देश था, जबकि तुर्की एक मुस्लिम देश था। जबकि तुर्की एक मुस्लिम देश था। यूनान के स्वतंत्रता के लिए, यूनान के स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गए। कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गए। यूनान के स्वतंत्रता के लिए 1827 ईस्वी में 1827 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस संयुक्त रूप से कार्रवाई किए। संयुक्त रूप से कार्रवाई किए। तुर्की की ओर से केवल मिस्र की सेना आई। तुर्की की ओर से केवल मिस्र की सेना आई।
तुर्की की ओर से केवल मिस्र की सेना आई। इसमें तुर्की की हार हुई। इसमें तुर्की की हार हो गई। 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में तुर्की के साथ एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में तुर्की के साथ एड्रियानोपल की संधि की गई। इस संधि के द्वारा यूनान पर तुर्की का नाम मात्र का प्रभाव रहा। नाम मात्र का प्रभाव रह गया। और 1832 ईस्वी में 1832 और 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र राष्ट्र बना। समझते हैं आप लोग, लिख लिए होंगे। इससे ऑब्जेक्टिव देखिए, इसको समझाएंगे अगले लेक्चर क्लास। जब लेक्चर क्लास में आप लोग को बोला गया है प्रश्नोत्तर लिख लीजिए, लेक्चर क्लास आप लोग के एप्लीकेशन पर, जैसे कि पिछले पूर्ववर्ती क्लास में बोला गया है। आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि एड्रियानोपल की संधि कब की गई थी। तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि कब किया गया था। ऑप्शन देगा 1836, 1865, 1871, 1832 बाबू, या 1829। तो एड्रियानोपल की संधि 1829 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, किसके साथ किया, एड्रियानोपल की संधि किसके साथ किया गया था, तुर्की के साथ किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पिछले क्लास में इसी क्लास से संबंधित ऑब्जेक्टिव निकालेंगे और आप लोग को समक्ष ऑब्जेक्टिव ही बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब हुआ। 1800, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया। 1832, 36, 71 या 29। तो 1832 होगा। इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। नीचे डैश देकर बाबू, ऐसे डैश देकर लिखना, डैश देकर लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, जर्मनी की राजधानी, ऐसे लिखिएगा, जर्मनी की राजधानी और डैश दीजिएगा। लिखना बाबू, जर्मनी की राजधानी डैश देना, बर्लिन है। डेनमार्क, अब नीचे देना, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। नीचे डैश देकर लिखना। इसी तरह यूनान का ज्ञान विज्ञान और साहित्य, यूनान का ज्ञान विज्ञान और साहित्य यूरोप के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। यूनान का ज्ञान विज्ञान और साहित्य यूरोप के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं।
नेक्स्ट नीचे डैश देके लिखो जी, एरो देकर। 1829 ईस्वी में तुर्की के साथ एड्रियानोपल की संधि हुई। 1829 ईस्वी में तुर्की के साथ एड्रियानोपल की संधि हुई। नीचे डैश देख लिएगा। 1832 ईस्वी में 1832 में यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। 1832 में यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। 1832 में यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा, हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है जी। हंगरी का राजधानी डैश दीजिएगा बुडापेस्ट, यानी हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। लिख लिया, नीचे डैश दे एरो देख लिखा। हंगरी का नेता कोसुत था जी। हंगरी का नेता कोसुत था। हंगरी का नेता कौन था? कोसुत। ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे आप लोग से ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर पूछा जाए, आप लोग को कहेगा कि निम्नलिखित में निम्नलिखित में जर्मनी की राजधानी है, ऑप्शन दे देगा हंगरी, बी में देगा रोम, सी में दे देगा बुडापेस्ट, अगर देगा कि हंगरी का राजधानी कहाँ, सॉरी हंगरी को दे दिए, क्वेश्चन है हंगरी। हंगरी, तो अगर इसमें हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, तो लगा दीजिएगा बुडापेस्ट। पूछेगा कि यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब हुआ, ऑप्शन देगा 1829, 1831, 1830, 1832। तो हंगरी कब, सॉरी यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब हुआ? तो 1832 में। 1832 में यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। इस तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले क्लास में जब आएंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतर ढंग से एक चार्ट बना लेंगे ऑब्जेक्टिव का, कि इस ढंग से ऑब्जेक्टिव पूछता है। आप लोग पढ़िए, आप लोग बेहतर ढंग से पढ़िए इसको। आप कॉपी को फेयर करें, कॉपी को फेयर करने के साथ खासकर आप ही को कह रहे हैं, आप लोग को, और बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार क्लास चलेगा। और अगर थोड़ा सा भी बिलीव है तो आप पढ़ें इसको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को चेक करना हो बाबू, अगर हम तो ऐसा नहीं है, हनुमान जी नहीं है कि हृदय चीर के सीना चीरें और दिखा दें कि देखो इसमें राम लक्ष्मण है, ऐसा नहीं। ऐसा तो है, संभव है, पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन तुम विश्वास करने का एक थर्मामीटर पैमाना है, क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठाकर तुम चेक करो क्या इससे संबंधित सवाल आया है, कब से आ रहा है, ट्रेंड क्या है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव का मतलब इसमें स्थिति क्या है। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव बुकलेट का भी प्रश्नोत्तर कराया जाएगा, जो सिलेबस में आपको बताया गया है उसको भी कराया जाएगा। आप याद करें, आप ये चिंता ना करें कि हम याद कर रहे हैं तो सुनेंगे कैसे, नहीं सुनाएंगे,
याद नहीं होता है, समस्या है, कहानी नहीं पढ़ने आ रहा है, तो उसके लिए भी लेक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। यह मास्टर वीडियो होगा जो कभी भी एग्जाम 10th का एग्जाम दे रहे हैं आपके लिए। अगर आप 10th दे दीजिएगा तो लगेगा कि नहीं फलना सर बोले थे बिल्कुल सही बोले थे। आप अपने देखिए अपने स्तर से बेहतर ढंग से पढ़ें। आपके जितनी भी तैयारी है उसमें आपको इसमें इंक्रीज नंबर करेगा। और क्या कह सकते हैं, हाँ आपके लिए। और कुछ कुछ अब ऐसा नहीं है कि क्लास में आएंगे कुछ चुटकुले कहेंगे, चुटकुले के साथ आप चुटकुले के साथ तो क्लास में होगा के साथ तो आप क्लास में कर ही रहे हैं। क्लास अपने अपने क्लास मज़ेदार, यहाँ पढ़ने लिए आए हैं। कुछ पढ़िए, कुछ करना बाबू, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा, इसमें नो डाउट। अब आप सोचिएगा कि ऐसे नहीं मनोरंजन के साथ पढ़ें, तो ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ इधर से पढ़ो। हमारे पास भी कुछ अनुभव है, ऐसा नहीं है कि हम बिना अनुभव के बोल रहे हैं। तुम पढ़ो लिखो बेहतर ढंग से रहेगा, लगेगा कि जीवन में एक सारथी की तरह एक शिक्षक मिले जो बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। बिलीव करिए, पढ़िए लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।